हमारे किचन में सबसे ज़्यादा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स कौन सी अवेलेबल हैं? कोई भी चीज़ इसको आप अल्ट्रा प्रोसेस कहेंगे तो वो इट मीन्स इट इज़ डेड। डेड फूड का मतलब ये है कि जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं है, चाहे गुड चाहे बैड। इसी की बेस पे इनकी शेल्फ लाइफ एनहांस हो जाती है। मैंने बहुत सारे घरों को ऐसे देखा है, रमजान जब आता है ना, पूरे पेप्सी के कंटेनर अपने घर उतर आते होते हैं। फीमेल के अंदर ट्रेंड सेट ये चल रहा है कि वो नूडल्स वगैरह बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस कर रही हैं। कुछ भी उनको दिल किया खाने का, जिस टाइम मर्जी पैकेट खोला, डाला, खा लिया। तो इवन मैंने लेटेस्ट एक रिसर्च इसके ऊपर पढ़ी है कि फीमेल के अंदर जो PCOS इस तरह के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा कल्प्रिट नूडल्स है आपका। पहले हमारे जो ओल्डर सिस्टर्स हैं उनमें देखें तो वो भी प्रोसेस करते थे और अच्छी खासी करते थे, लेकिन उनकी प्रोसेसिंग में और हमारी प्रोसेसिंग में बड़ा डिफरेंस है। उसकी माएँ जो प्रोसेसिंग कर रही हैं वो या तो लिंक्ड हैं बहुत ज़्यादा ऑयल के इस्तेमाल के साथ। वही बात है कि ऑयल्स भी अब उस तरह के नहीं है जिस तरह पहले होते थे। तो हमारे ऑयल्स हैं वो भी अल्ट्रा प्रोसेस्ड हैं। इवन कुछ लोग जो घर में मिल्क इस्तेमाल करें वो भी अल्ट्रा प्रोसेस्ड है। उसके ऊपर लिखा भी होता है अल्ट्रा हीट। इंस्टाग्राम उठाएं, हर कोई ये कह रहा है जी बस कैलोरी डेफिसिट करें, पोर्शन कंट्रोल करें तो बस सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। ओ भाई, न्यूट्रिशन ABC यहाँ से स्टार्ट होती है, कैलोरीज से स्टार्ट होती है। दिस इज नॉट XYZ। इंटरेस्टिंग गेम खेलने लगे हैं। मैं कुछ किचन के आइटम्स के नाम लूँगा, आप लेफ्ट करेंगे हाथ ऊपर तो अल्ट्रा प्रोसेस्ड, या मुँह से बोल दीजिएगा, और राइट करेंगे तो हेल्दी। Hello everyone, welcome back to another episode and I warmly welcome to my colleagues, my friends, मेरे जिगर भी हैं मिस्टर अब्दुल्ला एंड मिस्टर जैन। और वही फॉर्मेट है हमारी डिस्कशन का, ग्रैब द माइक एंड आंसर द क्वेश्चन। सो आज का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ऑब्वियसली आपके क्वेश्चंस हैं और हम तीनों वही हैं जो पिछले एपिसोड में भी थे, तो हम आपके उन सारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहला क्वेश्चन है, हमारे घर में या हमारे किचन में सबसे ज़्यादा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स कौन सी अवेलेबल हैं? एंड लेफ्ट या राइट, कौन जवाब देगा? मिस्टर जैन साहब जी, सबसे पहली चीज़ जो हम बात करें वो ये है कि हमारे घर के अंदर कौन सी अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स अवेलेबल हैं। तो कॉमनली अगर हम देखें तो हमारे यहाँ ना एक कॉमन सा ट्रेंड है, वो ये है कि हम लोग ना घर के अंदर फ्राइज़ वगैरह, ख़ास तौर पे जो हमारे स्नैक्स हैं, चिप्स वगैरह हो गए, उसके बाद आजकल नूडल्स और इन चीज़ों का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है जो क्विकली हमारे पास अवेलेबल है, बस पानी में डाला बना के खा लिया। दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास जो जूसेस आ रहे हैं, जो बेसिकली ड्रिंक्स हैं, जूस नहीं है, उनका ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, वो कॉमनली हमारे घर में भी अवेलेबल है। इवन मैंने बहुत सारे घरों को ऐसे देखा है जो कि रमज़ान जब आता है ना, पूरे ना पेप्सी के कंटेनर अपने घर उतर लेते होते हैं। ये चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमनली ना हमारी मार्केट में और ख़ास तौर पर हमारी जो कम्युनिटी है उनकी आजकल हैबिट बन चुकी है। उन्होंने घर में इस चीज़ का लगाया हुआ है। जब उनको किसी चीज़ की खाने का दिल करता है, पैकेट खोला, खा लिया, वही डब्बा उठाया, पी लिया। और ये एक मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, उनका जो मेजर कंजप्शन का सोर्स है वो जो है अभी ये बन चुका हुआ है। तो ये कॉमनली फूड्स हैं। इवन हमारे यहाँ जो फीमेल के अंदर ट्रेंड सेट ये चल रहा है कि वो नूडल्स वगैरह बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस कर रही हैं। कुछ भी उनको दिल किया खाने का, जिस टाइम मर्जी पैकेट खोला, डाला, खा लिया, ठीक है। और इवन मैंने लेटेस्ट एक रिसर्च इसके ऊपर पढ़ी है, वो आई है कि फीमेल के अंदर जो PCOS इस तरह के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा कल्प्रिट नूडल्स है आपका। वो असल में वो कहते हैं ना कि 2 मिनट में मैगी तैयार, हाँ। तो इस वजह से फिर PCOS भी 2 मिनट में तैयार। अच्छा, तो मैं अब्दुल्ला साहब से पूछना चाहूँगा कि हमारे कुछ कॉमन फूड्स तो जैन ने हाईलाइट कर दिए, अब ये बताएं कि क्या वो वाकई अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हैं? मतलब लोगों को समटाइम नहीं समझ आती कि प्रोसेस्ड है नहीं है वो, क्योंकि समटाइम हम बात भी करते हैं कि एक टाइम था, दौर था कि जब ऑर्गेनिक नेचुरल फूड ही कंजम्पशन थी। अब इतनी ज़्यादा प्रोसेसिंग हो गई है कि लोग उसको नेचुरल फूड समझने लग गए हैं। तो इसके पीछे कितनी असलियत है? असल में इसमें यह है कि एक बड़ा कंट्रडिक्शन है। ओल्ड एजेस को अगर हम देखें या कन्वेंशनल कुकिंग मेथड्स को देखें और जो रिसेंट टाइम की एडवांसमेंट्स आई हैं उनके साथ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो गई हैं। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अब लोग बहुत बड़ी कन्फ्यूजन का शिकार हैं और लोगों को पता ही नहीं लगता, और उनके किचन के अंदर और उनके डेली मील्स के अंदर ऐसी प्रोसेस चीज़ें शामिल हो गई हैं कि जिसके ज़रिए से उनकी हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह मुतासर हो रही है। मतलब फिर उसका सो ऑन कितने कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो हम नेक्स्ट किसी एपिसोड के अंदर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उसमें मोटी मोटी अगर हम चीज़ें डिस्कस करें, जिस तरह PCOS का जिक्र हो गया है फीमेल्स के अंदर। अच्छा, मर्दों के अंदर जो है वो डायबिटीज़ ज़्यादा कॉमनली देखी जाती है या हार्ट इश्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा देखे जाते हैं। इसी तरह जो है वो बच्चों के अंदर भी जो है ना इवन इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ना वो स्टार्ट हो गई है, और अर्ली ऑनसेट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़, ये एक थर्ड टाइप ऑफ डायबिटीज़ जो है वो आजकल चल रही है, जिसमें जो है ना 10 से 13 साल 15 साल के बच्चों में जाके टाइप 1 और टाइप 2 का
मिक्सचर जो है ना वो प्रिवेल करने लग गई है। तो अब हुआ क्या है कि पहले जिस तरह हमारी दादी अम्मा या हमारे जो ओल्डर सिस्टर्स हैं उनमें देखें तो वो भी प्रोसेस करते थे। ऐसा नहीं है कि किचन में वो काम नहीं करते थे या वो प्रोसेसिंग नहीं करते थे, वो प्रोसेसिंग करते थे और अच्छी खासी करते थे। लेकिन उनकी प्रोसेसिंग में और हमारी प्रोसेसिंग में बड़ा डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश करूँगा कि हमारी जो ओल्डर जनरेशन है वो पंजीरी बनाती थी घर में। अब वो पंजीरी में जो है वो सीड्स इस्तेमाल करती थी, नट्स इस्तेमाल करती थी, उनको रोस्ट करती थी, उनको पीसती थी, उनको कूटती थी और उसके बाद एक जो है ना पाउडर तैयार करती थी। अच्छा, अब वो भी एक प्रोसेसिंग है और अच्छा उसमें ज़्यादा टाइम भी लगा है, मतलब उसमें 2 घंटे 4 घंटे 1 दिन लगा है तैयार होने में एक चीज़। जबकि आज की भी प्रोसेसिंग एक हो रही है। जिस तरह अभी हमने नूडल्स की बात की वो तो 2 मिनट में तैयार हो जाते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर हम जिस तरह फ्राइज़ की बात हुई तो फ्राइज़ ऑब्वियसली आप उसको तेल पे डालते हैं और उसको वो 5-10 मिनट लग जाते हैं, लेकिन ये कि वो भी एक सॉर्ट ऑफ प्रोसेसिंग है। तो आज की अब माएँ जो आज की माएँ वो जो प्रोसेसिंग्स कर रही हैं वो या तो लिंक्ड हैं बहुत ज़्यादा ऑयल के इस्तेमाल के साथ और डीप फ्राइंग के साथ लिंक्ड हैं, जबकि जो हमारी पुरानी जनरेशन थी वो इस तरह की प्रोसेसिंग कम से कम मिनिमल प्रोसेसिंग जैसी होती थी। उसके बाद फिर वही बात है कि ऑयल्स भी अब उस तरह के नहीं है जिस तरह पहले होते थे। तो इस तरह ये बहुत सारी चीज़ें जो हम मेरा ख्याल है इस टॉपिक में हमें डिग डाउन करना चाहिए कि आखिर ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो कि अननोइंगली, बिल्कुल अनकॉन्शियसली पता ही नहीं होता लोगों को। तो ऑब्वियसली लास्ट एपिसोड की तरह फिर हम मेन कल्प्रिट डिजिटलाइजेशन को कहेंगे टू सम एक्सटेंट, लेकिन ऑब्वियसली डिमांड होती है तो सप्लाई होती है, लोग मांगते हैं, लोग आसानी चाहते हैं तो ही वो चीज़ बिकती है, अदरवाइज़ नहीं बिकती। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैन ने बताया कि नूडल्स, फ्राइज़ और जूसेस वगैरह। अच्छा, ये मेरे ख्याल से, मेरी परसेप्शन में ये वो वाले फूड आइटम्स हैं जो लोगों को पता है कि ये प्रोसेस्ड हैं, अनहेल्दी भी हैं, अवॉइड करना भी चाहते हैं। कुछ ऐसे फूड आइटम्स बताएं जिनमें से कुछ मेरे जहन में आ भी रहे हैं कि वो हाईली अल्ट्रा प्रोसेस्ड हैं और वो रेगुलर डाइट का पार्ट भी हैं, और उससे हम किस तरह से बच सकें। कोई कुकिंग में आते हैं, मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर कहता हूँ सूप्स के अंदर हम कॉर्नफ्लोर्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं और ये ट्रेंड बन चुका, अभी सर्दियाँ आने वाली हैं, उन्होंने कहना है कि जी गाढ़ा नहीं होगा सूप ना तो वो अच्छा है, तो उसके अंदर कॉर्नफ्लोर, फिर कॉर्नफ्लोर की कैटेगरीज आ जाती हैं, कुछ अच्छे ऑथेंटिक हैं, कुछ नहीं है, मतलब इन शॉर्ट दैट इज़ रिफाइंड फ्लोर, ठीक है। उसके अलावा काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल इंग्रेडिएंट्स भी आ जाते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आ जाते हैं, कलर्स आ जाते हैं, क्योंकि हम अल्ट्रा प्रोसेस्ड की बात कर रहे हैं ना। नॉर्मल प्रोसेसिंग तो चले हम कहते हैं कि हो जाती, टोस्ट बना लिया, सालन रोटी कर लिया, ये सारी चीज़ें कर लिया, घर की चीज़ें हो जाती मैंने। अल्ट्रा प्रोसेस जिससे फिर कार्सिनोजेंस पैदा हो, गोइट्रोजेंस पैदा हो जाते हैं, थायराइड के इश्यूज़ हो जाते हैं जो आजकल बहुत बड़ा मसला बना हुआ है फीमेल्स के अंदर, PCOS जिससे लिंक्ड है। फिर उसके अलावा हाइपरलिपिडीमिया जिस वजह से हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल इतना बढ़ जाता है, फैट्स अच्छे नहीं हैं, उनकी प्रोसेसिंग अच्छी। तो इस तरह मतलब मैंने अपने कुछ आप भी अगर हाईलाइट कर सकें घर के फूड आइटम्स में, ताकि वो फीमेल्स डेली बेसिस पर कुकिंग के दौरान, ऑल्दो हम फीमेल्स नहीं हैं, हमें उतना ना पता हो, लेकिन फिर वी एज ए न्यूट्रिशनिस्ट हमें इंफॉर्मेशन तो आती है। ऐसे ही है, इसमें बहुत सारी आप देख रहे हैं आपके पास आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। आपके पास मायोनीज एक कॉमन चीज़ है, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जिसको आप खा गए हैं, बोला नहीं आपने। इसके बाद आपका बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, वो एक पूरी प्रोसेसिंग के बाद गुजर के आ रहे हैं। उसके बाद आपके पास डिफरेंट जो आजकल ये हमारे पास पाउडर्ड आ रहे हैं, जैसे टैंक टाइप चीज़ें आजकल, हाँ, डिफरेंट इन्हेंसर्स भी इंट्रोड्यूस हुए हुए हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हमारे पास क्विक फिक्स के तौर पर आ गई हैं। हाँ, कैचअप्स आ जाते हैं, सॉसेज बहुत सारी आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें आजकल आ गई हैं। वो बात हुई है ना, जितना वो हम चस्के के चक्कर में पड़े हैं ना, तो उसके हिसाब से वैरायटी आई है, तो उस चस्के को इन्हेंस करने के लिए फिर उसके अंदर डिफरेंट प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए गए हैं, डिफरेंट एडिटिव्स ऐड किए गए हैं, तो उसने फिर चीज़ों को अल्ट्रा प्रोसेस बना दिया। तो इस चीज़ को अगर हम थोड़ा सा मज़ीद हाईलाइट करें तो हमारे यहाँ ना आजकल आपको पता है कि फीमेल भी काम कर रही है, मेल भी काम कर रहा है, उनके पास कुकिंग टाइम नहीं है, रात को सुबह उठना है, भागने जाना है, शाम को लेट आना है, जब टाइम नहीं है, खाने पीने का टाइम नहीं है, तो फिर उस टाइम पे उनको यही होता है कि बस वो चीज़ मिले जो बस 1 मिनट में तैयार हो रहे हैं। तो जो है ना प्रॉपर्ली बैलेंसिंग जो है ना, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है इस सिनेरियो में। अगर आपके दोनों जो कपल्स हैं वो वर्किंग हैं, तो उसमें जो सबसे जो ज़्यादा मैंने देखा ना कॉर्पोरेट और सब चीज़ों से ज़्यादा जिनके किचन ख़राब हो, घर ख़राब, वो एजुकेशन सेक्टर वाले लोग हैं। वो अपने घर का ध्यान नहीं रखते, ठीक है। तो इस चीज़ में ना एक बहुत बड़ा ये भी एलिमेंट है कि टाइम होता नहीं है कुकिंग का, कुछ भी नहीं होता। एट दैट टाइम बंदा कहता है बस मुझे कोई चीज़ बनी बनाई मिले, मैं उसको डालूँ और करूँ और खा जाऊँ। तो वो ये जो प्रोसेसिंग है ना, वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा जा रही है। हमारे
हमारे बहुत ज़्यादा लोग व्यूअर्स, मेरे ख्याल से ज़्यादा व्यूअर्स वही होंगे जो एजुकेशन सेक्टर के होंगे, जिनके पास टाइम नहीं होगा, वो वीडियो देख रहे होंगे और वो कह रहे होंगे कि शायद इस वीडियो में भी कोई शॉर्टकट आने वाला है। तो शॉर्टकट तो खैर उस तरह से नहीं है, स्टिल लिटिल ट्वीक्स यू कैन डू इन योर डेली लाइफस्टाइल, तो उससे भी आपके काफ़ी बेनिफिट्स मिल जाते हैं अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, बिजी स्केड्यूल्स हैं। मैं हमेशा अब्दुल्ला से थोड़ा सा ना हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ही कर रहा होता हूँ जो हाइपोथेसिस बेस्ड होता है, थ्योरेटिकल होता है, और जैन भाई से मैं थोड़ा सा ज़्यादा फैक्ट बेस्ड और साइंटिफिक टर्म्स में चला जाता हूँ। तो मैं थोड़ा सा अब अब्दुल्ला भाई से भी उस साइड पे जाता हूँ, थोड़ा साइंस साइड पे। तो मैं इनसे पूछता हूँ कि अल्ट्रा प्रोसेस फूड, जिस तरह बात की मेयोनीज, बारबेक्यू सॉस, केचप्स, मार्जरीन्स, ये हमारे डेली रूटीन में हैं, तो इनसे कौन कौन सी डिजीज़ होने के ख़तरे हैं? जिस तरह बात हुई अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स की, जिनकी लिस्ट हमने गिनना भी चाहें तो शायद नहीं गिन सकते, लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट जो चीज़ें हमने अभी तक लिस्ट की हैं उनमें एक नूडल्स की बात की, हमने केचप्स और सॉसेस की बात की, हमने मार्जरीन की बात की, हमने मायोनीज़ की बात की। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड हैं। और इवन मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि जो हमारे ऑयल्स हैं वो भी अल्ट्रा प्रोसेस्ड हैं, ठीक है। इवन जो कुछ लोग जो घर में मिल्क इस्तेमाल करें वो भी अल्ट्रा प्रोसेस्ड है। अल्ट्रा उसके ऊपर लिखा भी होता है अल्ट्रा हीट ट्रीटेड। एक टर्म यूज़ होती है प्रोसेसिंग और एक अल्ट्रा प्रोसेसिंग, तो इनमें भी डिफरेंस थोड़ा सा वाज़े करता चलूँ कि अल्ट्रा प्रोसेसिंग मीन्स कि जहाँ पे एक ऐसी रिगरस किस्म की प्रोसेसिंग के जहाँ पे आप जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनको ख़त्म कर दें और इसी की बेस पे इनकी शेल्फ़ लाइफ एनहांस हो जाती है। अब आप देखें ना कि मैगी जो है वो साल भी पड़ा रहे तो कुछ नहीं होगा उसको। इसी तरह जो कैंड फूड आप लेते हैं वो 2-2 साल 5-5 साल भी पड़ी रहे तो कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता कि उसके लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना उसकी अगर 1% भी कोई चांस था तो वो भी ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी चीज़ इसको आप अल्ट्रा प्रोसेस कहेंगे तो वो इट मीन्स कि इट इज़ डेड। अगर इसको आप नट शेल में लेके जाएँ तो इट इज़ डेड फूड। डेड फूड का मतलब यह है कि जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं है, चाहे गुड चाहे बैड। व्हाट डज इट मीन कि आपका जो गट बैक्टीरिया है जिसकी हम अभी बात करने लगे हैं कि बीमारियों की जड़ क्या है और बीमारियां कौन कौन से राइज होती हैं, तो जो गट बैक्टीरिया है उसको फीड करने के लिए कोई चीज़ ही नहीं है उसमें, और उसका जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए हमें डेली बेसिस पे प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स चाहिए, जबकि वो हमें नहीं मिलेंगे। और जब वो नहीं मिलेंगे तो फिर नंबर ऑफ डिजीज़ेज़ हैं जिसमें डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, फैटी लिवर है, PCOS है, यूरिक एसिड के इवन सिम्टम्स आते हैं लोगों को। तो ये सारी चीज़ें जो के साथ लिंक करती हैं। मैं एक और चीज़ मैं ऐड करूँ, कल परसों मेरे वो नज़र से गुजरा, बल्कि एक असाइनमेंट आई तो उस चीज़ से मैं थोड़ा सा सर्च करना शुरू किया। असाइनमेंट ये थी कि हमें कोई ऐसा आप एक पैकेट बताएं कि जो एक प्रॉपर मील हो और रेडी हो, बस क्विक हो, खा सकें, उसके अंदर कॉफ़ी भी अवेलेबल हो, उसके अंदर स्नैक्स भी अवेलेबल हो, उसके पूरे दिन का कोई 1700-1800 कैलोरीज का मील हो। तो वो ये बेसिकली एक एम्बेसी से क्यूरी आएगी मेरे पास, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हमारे कोई एम्बेसडर हैं या टीम मेंबर है वो ऐसा एक प्रोडक्ट लेके आए हैं नॉर्वे से। हमें कोई ऐसी चीज़ पाकिस्तान में मिल नहीं रही, अलग अलग चीज़ें तो मिल रही हैं लेकिन ऐसा कोई प्रोडक्ट में जिसमें सब कुछ मिल जाए, पूरे दिन का मील हो उसके अंदर ना। तो उसमें मैं थोड़ी सी सर्चिंग कर रहा था कुछ इंटरनेट वगैरह पे, तो एक कोई ब्रांड मेरे सामने से गुजरा। वो लोग क्या कर रहे हैं, वो आके रोटी, चावल, दाल, गोश्त, कीमा, जो चीज़ें हम रूटीन में बना खाते हैं ना, सब्जियां, दालें, गोश्त, जो कुछ भी सब कुछ, वो सारा कुछ उन्होंने पक्का पकाया, पैकेट के अंदर पैक किया हुआ है। आपने पैकेट खोलना है, प्लेट में डालना है, ओवन में रखना है, आपका सालन 2 मिनट में रेडी, 2 रोटियां लें और साथ खा लें। ये क्विक फिक्स आजकल आ चुका है। आपको रोटी पकाने की ज़रूरत नहीं है, सालन खाना है, होटल पे जाने की ज़रूरत नहीं है, डब्बा खोला, डाला और कर लिया। तो सेम वही चीज़ है जो अब्दुल्ला ने बात की है कि जो हमने कराची में भी देखा था कि निहारियाँ टेक में बिक रही थी, ठीक है। तो ये वाला जो ट्रेंड सेट है ना, प्रॉपर डब्बे और पैकिंग में भी आने लग पड़ा है, लेकिन अब निहारी तक बात नहीं रही, हर चीज़ मिल रही है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। मैं भी ये सोच रहा था कि मैं इसको कोट करूं। जब हम तीनों कराची गए तो मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि हम निहारी जो है वो वापस इस्लामाबाद ला सकते हैं। तो वहाँ जब किसी से डिस्कस किया तो वो कहते हैं कोई मसला नहीं है। वो कौन सा रोड था? बर्न्स रोड जाएँ, वहाँ फ़लानी दुकान पे जाएँ तो आपको बड़ी ज़बरदस्त निहारी जो है वो आप साल ले जा सकते हैं। मैंने कहा यार क्या मतलब कैसे होगा, शॉपर में डाल के दे देंगे। और वो फिर भी मुझे इतना ट्रस्ट नहीं था और मैंने कहा नॉर्मल जिस तरह खाने पीने की शॉप होती है उस तरह होगी। नहीं जी, वो प्रॉपर जिस तरह कपड़ों की दुकान होती है ना, तो कपड़े लटके होते हैं या प्रोडक्ट्स लगाए होते हैं डिस्प्ले पे, उस तरह निहारियों के डब्बे डिस्प्ले पे लगाए हुए। मैं बड़ा हैरान। और वो कहते हैं कि जी बताएं कौन से फ्लेवर चाहिए, पूरी लिस्ट है, जो आप बताएंगे वो वाली आपको मिल जाएगी। और वो कहते हैं हम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं
बाहर भी एक्सपोर्ट करते हैं, तो दैट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी कि मतलब आप निहारी को डब्बे में डाल के ले जाएं तो क्या ही होगी। अभी जैन भाई ने एक और बात की कि नासा के जिस तरह फूड प्रोडक्ट नहीं होते कि एक ऐसी साइशे दे दें उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स हों, जैसे हम स्पेस में रहते हैं और हम वो बस डालें और खाएं और हमें न्यूट्रिशन मिल जाए। लाइफ इज़ गेटिंग वेरी फास्ट, चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्ट होती जा रही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल का सबसे बड़ा मसला है मेंटल हेल्थ। मेरे ख्याल से गट हेल्थ की तो अब्दुल्ला ने बात की है और गट हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन गट एंड ब्रेन का जो एक्सेस है वो भी ठीक होना चाहिए। ज़ाहिर है गट ठीक होगी तो ब्रेन भी अच्छा काम करेगा। ये गट एंड ब्रेन हेल्थ इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर आपका ब्रेन ठीक नहीं है, गट ठीक है, तब भी मसला है। इन दोनों को बराबर रखना है, जिसकी वजह से आजकल आपको मूड स्विंग्स, डिप्रेशन और साइकोलॉजिकल इश्यूज हज़ारों किस्म के हैं, छोटी सी एज में शुरू हो जाते हैं। सबसे बड़ी इश्यूज़ हैं वो हमें हमारी जेन ज़ी जो जनरेशन है उसमें देखने को मिल रही है कि वो अभी टीन एज क्रॉस नहीं कर रहे और उनको ऐसे ऐसे मसले हैं, मतलब आप हैरान हो जाएं कि उनके इश्यूज़ क्या हैं। ठीक है, बुज़ुर्गों के वो इश्यूज़ नहीं हैं आजकल, लेकिन उन लोगों के इश्यूज़ ये हैं, छोटे बुज़ुर्ग हैं, बोने बुज़ुर्ग हैं। जैन भी आपसे क्वेश्चन है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड डिप्रेशन, मूड स्विंग या साइकोलॉजिकल हेल्थ पे कितना इम्पैक्ट कर रही है, कैसे इम्पैक्ट कर रही है? आपने कहा ना छोटों के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो फिर कल परसों मेरा भाई बता रहा था, उसका कोई दोस्त आया था सिंध से, तो उसने किसी बच्चे के लिए कपड़े लेने थे। उसने कहा यार उस फलां बाबा के लिए कपड़े लेने थे तो बेबी और बाबा एक ही बात है तो ये चीज़ है सारी। और जहाँ तक रही बात आपके अल्ट्रा प्रोसेस फूड की, आपके मेंटल हेल्थ के कनेक्शन के साथ, आपका दिमाग है ना उसको तो ग्लूकोज चाहिए होती है और हम उसको ग्लूकोज सही दबा के देते हैं। वैसे भी हमारा बहैसियत पाकिस्तानी कौम जो हमारा मेजर कंजम्पशन है वो कार्बोहाइड्रेट्स का है। हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है अगर 45 to 60%, तो हम माशाल्लाह से 80% जो कंजप्शन कर रहे होते हैं वो टोटली ग्लूकोज से कर रहे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट से कर रहे होते हैं। और उसमें भी मेजॉरिटी जो हमारा इंटेक होता है वो हमारा सारा प्रोसेस फूड के थ्रू होता है। इवन ये कि हमारे पास जो आटा भी आ रहा है ना घर में, वो भी प्रोसेसिंग के बाद आ रहा है। जो आप चक्की वाला आटा तो हम इस्तेमाल करते नहीं है कोई, हमारे पास वो फाइन फ्लोर आता है जिसके अंदर से सारा कुछ निकला हुआ होता है, ब्रांड रिमूव हुआ होता है, सब कुछ हुआ होता है। इवन हमारी बेकरी पे भी हर एक प्रोडक्ट ऐसी है जो प्रॉपरली वीट से बनी हुई है और फाइन फ्लोर से बनी हुई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अल्ट्रा प्रोसेसिंग उसके अंदर हुई हुई है। और हमारे यहाँ ना एक ग्लूटेन इंटॉलरेंस का भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है कि मेजॉरिटी लोग जिनका गट इफेक्ट है, मेंटल हेल्थ इफेक्ट है, उनके अंदर एक मेजर चीज़ हमें देखने को मिलती है वो ये है कि उनके अंदर ग्लूटेन की इंटॉलरेंस हो चुकी है। तो ग्लूटेन बेसिकली वो प्रोटीन होती है जो आप कोयटा कैफे पे लच्छेदार पराठे खाते हैं ना, जो लच्छा काई होती है, तो वो बेसिकली ग्लूटेन है। तो उसी ने सारा का सारा ना हमारा सत्यानाश किया हुआ है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना जिस चीज़ के ऊपर हम चलें फोकस कर सकते हैं, जो हर बंदा कर सकता है, दैट इज़ द माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिस। हम लोग ना उस चीज़ को ही फॉलो नहीं करते, हम खाते हैं, दबा के खाते हैं और फुल फ्रिक्वेंसी जो होती है ना हमारी ईटिंग पैटर्न की वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो हम अपने दांतों से वो काम नहीं कर रहे होते जो उन्होंने करना है, हम वो काम अपने स्टमक से करवाते हैं। जब वो हमारा स्टमक वाला ग्राइंडर जो है वो काम करना शुरू करता है तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर फिर इश्यूज आते हैं। द मेजर थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू फोकस इन माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिस कि आप खाएं, आराम से खाएं, तसल्ली से खाएं, बैठ के खाएं, फ़ोन वगैरह साइड पे रख के खाएं, टीवी देखते हुए ना खाएं। और जब आप आराम से ये वाली हैबिट करेंगे, 20 मिनट अपना ईटिंग टाइम रखेंगे, स्लोली खाएंगे, जब इस तरह की हैबिट करेंगे ऑटोमेटिकली आपका गट भी सेट रहेगा, आपका दिमाग भी सेट रहेगा, आपका मूड भी सेट रहेगा और आपके ये जो एग्रेशन, एंग्जाइटी के इश्यूज हैं वो ऑटोमेटिकली हील होना शुरू हो जाएंगे। ये प्रूवन है। अभी रिसेंटली मेरी एक पेशेंट है, उसको मैंने इन चीज़ों के ऊपर लगाया, शी फील वेल, उनको साइबो का केस था, शी इज़ फीलिंग मच बेटर नाउ। अमेजिंग। मतलब हम लोग सिर्फ और सिर्फ बातों तक नहीं है, वी आर एक्चुअली प्रैक्टिसिंग एंड हमारे पेशेंट्स रोज़ जो है वो अपनी जर्नी सक्सेसफुल बना रहे हैं रिगार्डिंग हेल्थ, वेट लॉस, वेट गेन, डिजीज़ रिवर्सल, नॉट ओनली इन गट इश्यूज, ऑल्सो लिवर, किडनी, ब्रेन। तो आई मस्ट से कि दिस इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर अस एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, कि जब आपके क्लाइंट्स, आपके लोग आपको सिर्फ बातों की हद तक नहीं लेते, रियल प्रैक्टिसेस में भी आपके जो पेशेंट्स हैं या क्लाइंट्स हैं वो आपको रिजल्ट देते हैं। वेरी ग्रेट इनसाइट्स जैन भाई। अब्दुल्ला भाई, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें रिगार्डिंग डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड? क्योंकि इसके बाद माइट भी एक क्वेश्चन हो और उसके बाद फिर हम एक छोटी सी गेम करेंगे तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अच्छा, इसमें जो कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का लिंक हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स के साथ। इसमें जो सबसे अहम चीज़ ये है कि जिस तरह जैन ने बात की कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के साथ साथ हमारा मील टाइम जो है, वो खाने का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता जा रहा है। और वही
माइंडफुलनेस नहीं है, मतलब चलते फिरते रेडी टू ईट फूड का यही मसला भी है कि आप चलते फिरते खा रहे हैं, ड्राइविंग करते हुए, कॉफ़ी ये तो बड़ा कॉमन है, और इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें भी साथ साथ चल रही होती हैं। जब तक आप माइंडफुल ईटिंग नहीं करेंगे तब तक आपकी बॉडी इस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं है कि वो उसको डाइजेस्ट करे, एब्जॉर्ब करे और उसको आगे मेटाबोलाइज करे। और जब ये चीज़ें प्रॉपर्ली नहीं होंगी तो दो ही सूरतें हो सकती हैं, या तो ये कि आपका जो ब्रेन है वो डिप्राइव करेगा एनर्जी में, और या फिर ये कि ओवर कंजम्पशन ऑफ एनर्जी हो जाएगी या ओवर डिसमिनेशन हो जाएगी एनर्जी की, जो कि ब्रेन को इक्वली जो है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है और वो हार्मोनल इम्बैलेंस की तरफ लेके जाती है। एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल ये है, हम सोना जागना जो है वो जो नेचुरल क्लॉक है उसके साथ नहीं करते। तो अगर हम सुबह लेट उठते हैं और रात को ऑब्वियसली फिर हमारे काम ख़त्म नहीं हो रहे होते, हमें रात को लेट नाइट जागना होता है, तो हम क्या करते हैं कि शाम होते ही चाय का दौर शुरू हो जाता है। मतलब इवनिंग टाइम पे चाय का इस्तेमाल तकरीबन आप अगर सर्वे करेंगे तो मेरे ख्याल 80% घरों में तो होता है। अच्छा, जब वो 80% घरों में चाय का इस्तेमाल, कैफ़ीन का इस्तेमाल होता है शाम के टाइम पे, तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी सोना चाह रही है और वो इस टाइम वो हार्मोन से रिलीज़ कर रही है, मेलाटोनिन रिलीज़ करना चाह रही है सनसेट के बाद, लेकिन आप उसको वो करने नहीं दे रहे। आप उसको कह रहे नहीं मुझे सेरोटोनिन दो और मुझे जो है ना जगाओ, मुझे मॉर्निंग वाला जो हार्मोन है ना वो चाहिए इस टाइम पे। अच्छा, ये चीज़ जो है ना वो कुछ अर्सा तो बड़ा ठीक चलती है, लेकिन उसके बाद जब आप इसको कंसिस्टेंटली हैबिट बना लेते हैं तो फिर उसका एंड रिजल्ट ये निकलता है कि आपकी बॉडी एक तो रेजिस्ट करना शुरू कर देती है, फिर आप चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, तब भी आपको जाग नहीं आती सही मानों में। और दूसरा ये है कि वो जो आप पी रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्रिएट होने के बाद फिर उसमें मुख्तलिफ हार्मोन्स की रेजिस्टेंस होने लगी, जिसमें इंसुलिन हार्मोन की रेजिस्टेंस भी शामिल है, इंसुलिन रेजिस्टेंस जिसको हम कहते हैं। और जिसके नतीजे में हमने बात की कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन वगैरह के मसाइल भी होते हैं। और अगर देखा जाए तो मोस्टली हाइपरटेंशन जो कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कॉमन है डायबिटीज़ की तरह, ब्लड प्रेशर का मसला, तो उसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम अंडरलाइंग फैक्टर है वो मेंटल हेल्थ ही है। वो कोई फिजियोलॉजिकल कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिसके नतीजे में जो है वो आपकी ब्लड प्रेशर शूट कर रहा होता है, या आपके कोई इंटरनली कोई ऐसा मसला नहीं हो रहा होता कि आपका ब्लड प्रेशर शूट कर रहा है। बेसिकली आप जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से स्टिमुलेट हो रहे हैं उसके नतीजे में वो ब्लड प्रेशर जो है वो शूट कर रहा है। ऑब्वियसली उसके अंडरलाइंग फैक्टर्स जो है वो फिजियोलॉजिकल हेल्थ के अंदर हैं, लेकिन उसका कोई प्राइमरी फैक्टर नहीं है। मतलब इसीलिए कहा जाता है कि ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसके बारे में आज तक किसी को पता ही नहीं है कि ब्लड प्रेशर होता क्यों है। एग्जैक्टली नहीं पता, इनडायरेक्टली पता है कि ये अंडरलाइंग फैक्टर्स है। मिसाल तौर पे आपका वेट बढ़ा हुआ है, आपके खाने पीने की हैबिट्स ठीक नहीं है, आप स्मोकिंग करते हैं, कैफीन का इंटेक ज़्यादा करते हैं, इन दैट केस आपका ब्लड प्रेशर होना बनता है। ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब आप बोनस पे चल रहे हैं। और इसकी जो प्रिवेलेंस है या उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो किससे मैनेज होती है, वो आपकी वो जो एपिसोड्स हैं, जो आपके ब्लड प्रेशर के एपिसोड्स आते हैं दिन में 3 दफ़ा या 4 दफ़ा आते हैं, और अगर आप उसमें अपने खाने पीने की हैबिट्स को ठीक करते हैं ओनली फॉर 1 वीक, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर तकरीबन आपको 50% रिडक्शन मिल जाएगी। मतलब हमारे पास क्लाइंट्स ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि हमने जब डाइट शुरू की तो हमारा ब्लड प्रेशर लो होने लग गया। जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और 2-2, 3-3 मेडिसिन लेते हैं ब्लड प्रेशर की, वो कहते हैं कि जब हमने डाइट शुरू की तो हफ्ते के अंदर अंदर हमारा ब्लड प्रेशर लो होने लग गया। अब हम क्या करें? फिर हम उन्हें कहते हैं अभी आप दवाई छोड़ें, 3 दवाइयाँ ले रहे हैं तो 1 छोड़ दें, आहिस्ता आहिस्ता करके दूसरी छोड़ें, तीसरी छोड़ें, ताकि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल। तो बेसिकली क्या है कि आपकी जो बॉडी है वो खुद से तो सारी चीज़ें मैनेज करना चाह रही है। हम गलत काम ये करते हैं कि हम उसको गलत ट्रैक पे डालते हैं, मिसलीड करते हैं या रीडायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जो उसकी अपनी डायरेक्शन है उससे उसको साइड पे करने की कोशिश करते हैं, तो फिर उसके नतीजे में कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आते हैं। और मेंटल हेल्थ के इश्यूज जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें कॉमन है, टॉप ऑफ द लिस्ट है। ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन है, और ये रियल टाइम एक्सप्लेनेशन है, ऐसा नहीं है कि जस्ट थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल है, और ये कॉमनली देखने को मिलती है। मैं खुद कैफ़ीन को आफ्टर 6 के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हूँ कि आफ्टर 6 कैफ़ीन इंटेक नहीं करनी, चाय नहीं पीनी। और हमारे पाकिस्तान का कल्चर बाकी इवन कराची में भी बहुत ज़्यादा था, यहाँ इस्लामाबाद पिंडी में भी बहुत ज़्यादा है, लाहौर में भी हो गया, ऑब्वियसली पूरे पाकिस्तान में हो गया कि आफ्टर 6 ही रौनकें और बैठकें लगती हैं कोयटा कैफ़े पे, और बिज़नेस डील्स वहीं बैठकर होती हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा डिस्करेज करना चाहिए। आ जाती है समझ, लेकिन एक टाइम लगता है, एक कॉन्सिक्वेंस कोई जो बहुत बड़ा आ जाए तो फिर उसके अगेंस्ट फिर कोई पॉलिसी बनती है और उस चीज़ को काम करना शुरू कर देते हैं। ये ऐसे ही कैफ़ीन काम करती है जैसे मेडिसन करती है, कि मेडिसन जो है वो आपको सिम्प्टोमेटिकली थोड़ा सा काम करती है और फिर रेजिस्टेंस हो जाती है। इसी तरह से कैफ़ीन ने भी आपको कुछ अर्सा जगाया, आपके हार्मोन्स फ्लक्चुएट करवाए, और फिर उसके बाद उसका काम भी ख़त्म हो गया। तभी तो लोग जो है जिस तरह मेडिसिन की थोड़े से सॉल्ट बदल के और डोजेस बढ़ा देते हैं, तो वो फिर दोबारा आपकी बॉडी उस वाली मेडिसिन को अडेप्ट करना शुरू कर देती है। इसी तरह कैफ़ीन का भी करते हैं, कैफ़ीन की वो बदलना शुरू हो जाती हैं डोजेस,
और अगर आपकी दिन की फॉर एग्जांपल 15-16 mg रिक्वायरमेंट है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर इतनी रिक्वायरमेंट है आप उसको डबल ट्रिपल करना शुरू कर देते हैं। और फिर उसकी वजह से क्या होता है, जिस तरह मेडिसिन आपको नेगेटिव देते हैं साइड इफ़ेक्ट्स, उसी तरह से कैफ़ीन भी देती है। आपको अल्सर्स होते हैं, आपकी गट हेल्थ ख़राब होती है, आपके फिर कॉन्स्टिपेशन रहती है। अगर आप रात को जागते हैं तो कॉन्स्टिपेशन इज़ द मेन थिंग, और कॉन्स्टिपेशन की वजह से बाकी बीमारियां भी होती हैं। तो आप अपने बच्चों को मैं हर दफ़ा अपनी डिस्कशन में इसलिए लाता हूँ क्योंकि जो पेरेंट्स कर रहे होते हैं वो बच्चों को करवाते हैं, और ये बड़ी कॉमन बात है। और आप भी अपनी लाइफ से इस चीज़ को रिमूव करें, अपनी रूटीन को बेहतर करें और बच्चों को भी बेहतर करें। इंटरेस्टिंग गेम खेलने लगे हैं। मैं कुछ किचन के अल्ट्रा प्रोसेस्ड और कुछ हेल्दी आइटम्स की बात करूँगा, मतलब मैं नाम लूँगा और आप दोनों ने 1 by 1 बताना है कि ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड है या फिर ये नॉर्मल है। मतलब मैं नाम लूँगा, आप लेफ़्ट करेंगे हाथ ऊपर तो अल्ट्रा प्रोसेस्ड या मुंह से ही बोल दीजिएगा, और राइट करेंगे तो हेल्दी। ठीक है, गेम समझ आइए। इस तरह लोगों को पता चल जाएगा कि अच्छा भाई ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड है। सबसे पहला वाइट फ्लोर, अल्ट्रा हाथ से बताना है, लेफ़्ट एंड राइट। आज मैं एक्सरसाइज भी कराऊंगा आपकी सुबह सुबह। अच्छा, उसके बाद एग्स हेल्दी है, अगर तो देसी अंडा है तो सही वाला हेल्दी। अच्छा ये भी आ गया, सही वाला हेल्दी। हेल्दी की कैटेगरी A++ पे चलेंगे। बाय द वे इसमें एक साइंटिफिक एविडेंस भी है कि ये जो आपके ऑर्गेनिक सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है, इनकी ग्रेडिंग हुई भी है, और इसमें A कैटेगरी, A+ कैटेगरी ये चीज़ें आती हैं। A1 A2 प्रोटीन अगर आपने नाम सुना हो तो ख़ासतौर पे मिल्क की जो ग्रेडिंग है वो इस हिसाब से हुई भी है कि जो आपको कमर्शियली अवेलेबल है ना, ये A कैटेगरी का है, लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक में चले जाते हैं तो वो A1 उसको कंसिडर किया जाता है। फिर अगर आप उसमें मिनिमम लैक्टोज वाला मिल्क लेते हैं, जैसा कैमल मिल्क लेते हैं, तो वो A2 कैटेगरी का उसमें प्रोटीन है। तो ये ग्रेडिंग भी बहरहाल साइंटिफिकली भी हुई भी है, मतलब इसको कोई बंदा डिनाई नहीं कर सकता। क्योंकि कह रहा है कि लोग आजकल बड़ा ना मसला है, लोग ऐसे ऐसे शुर्लियाँ छोड़ते हैं आके, यकीन करें कि उन लोगों की वजह से हमें इस स्क्रीन पे आना पड़ा। ऐसे कोई शुर्ली छोड़ के जाते हैं, 1 करोड़ लोगों को जो है ना गुमराह कर देते हैं, मिसलीड करते हैं। तो वो जो मिसलीडिंग पॉइंट्स है ना, जो कि लोग हर दूसरे दिन बोल रहे होते हैं आपको, आप इंस्टाग्राम उठाएं तो लोग हर कोई ये कह रहा है जी बस कैलोरी डेफिसिट करें, पोर्शन कंट्रोल करें तो बस सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। ओ भाई, न्यूट्रिशन ABC यहाँ से स्टार्ट होती है, कैलोरीज से स्टार्ट होती है। दिस इज़ नॉट XYZ, ठीक है। कुछ लोग हैं जो कैलोरी डेफिसिट को भी नहीं वो मानते हैं, और कुछ लोग हैं कि जो कैलोरी डेफिसिट को मानते हैं। इल्म एक ऐसी चीज़ है जो कि ना ख़त्म होने वाली चीज़ है। आज शायद बहुत कम है और आज से 5 साल बाद बहुत ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ें चेंज होती हैं, लेकिन वही बात है कि कोई लोग हों तो सही जो इसको लोगों के सामने लेके आएँ, और कुछ लोग ऐसे भी होने चाहिए जो इसको एक्सेप्ट करें कि भाई ये जो चीज़ें हम बात कर रहे हैं, चीज़ें ले शेयर कर रहे हैं, इसमें कितनी ऑथेंटिसिटी है, और ऑथेंटिक लोगों को और रिलायबल लोगों को सुनना शुरू। स्टेमिना नहीं है लोगों का भी, ये मैं बता दूँ। लोग भी कहते हैं बस क्विक फिक्स दे दो, एक 1 लाइनर। क्विक फिक्स की वजह से पूरी ज़िंदगी का जो फिक्स है वो ख़राब कर देते हैं। ये वही बात होगी कि एक दफ़ा गाड़ी आपने क्विक फिक्स के चक्कर में किसी ख़राब मैकेनिक के पास ले गए, फिर वो आपको मैकेनिक नहीं छोड़ता वो गाड़ी। और ये बात सही कह रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे भरा पड़ा है कैलोरी डेफिसिट, कैलोरीज कम होएंगी तो वेट लॉस होएगा, कैलोरी ज़्यादा होएंगी तो वेट गेन होएगा। ठीक है, वी एग्री, दिस इज़ द बेसिक थंब रूल। ठीक है, कैलोरी ही सब कुछ है वेट कम ज़्यादा करने के लिए, फॉर वेट लॉस, फॉर वेट मैनेजमेंट खुदारा, नॉट फॉर न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट या डिजीज़ मैनेजमेंट। ओवरऑल हेल्थ आपकी नहीं अच्छी होगी। बहुत सारे लोग होते हैं तो खाते दिन में एक दफ़ा है, वो तो खा ही टोटल 300-400 कैलोरी, लेकिन फिर भी उनका वजन कम नहीं होता। यहाँ पे भी तो डेफिसिट तो है, तो कहाँ गया वेट लॉस? असल में क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं कर रहे ना वो लोग सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स को देख के एक थ्योरेटिकल ChatGPT से पूछा, स्क्रिप्ट तैयार किया, भाई इसका बताओ, 2-4 रिसर्चेज उसने लिंक्स बता दिए ChatGPT ने भी, जो कि ठीक है, रिसर्चेस भी बताती है, नो डाउट हुई भी हैं, लेकिन वास्ट चीज़ों पे आपको मेडिकल रिसर्चेस भी पढ़नी पड़ेंगी, आपको साइकोलॉजिकल भी पढ़नी पड़ेंगी। अब मतलब एवरी डोमेन यू हैव टू टच। सिर्फ इस चीज़ पे नहीं आप कर सकते कि सिर्फ कैलोरीज़ के ऊपर या डाइटरी पैटर्न्स के ऊपर रिसर्च हुई हो तो हम वो पढ़ लें। कैलोरीज़ ही सब कुछ हैं, कैलोरीज सब कुछ हैं वेट गेन, वेट लॉस के लिए, नॉट फॉर ओवरऑल
गुड हेल्थ। हम अपनी गेम से हट गए हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड से पूछता हूँ उसके बाद फिर। जैसे एग के ऊपर भी बड़ी अच्छी इंसाइट मिली है कि देयर आर सो मेनी कैटेगरीज ऑफ प्रोटीन। अच्छा, ये कैटेगरीज किस बेसिस पे हुई हुई है? अमाइनो एसिड्स की बेसिस पे, बायोअवेलेबिलिटी की बेसिस के ऊपर, या किस बेसिस पे? जो एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स है ना, इन सब में ऑब्वियसली दे आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक फिनोमेना ये है कि जितना वो फ्री रेंज उनको फिरने का मौका मिलता है, उतना उनके जो फैट्स हैं उनमें ओमेगा 3 जो है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ओमेगा 6 के। और इसी तरह के मुख्तलिफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि स्ट्रेस के साथ लिंक्ड हैं, वो उन जानवरों में, उन एनिमल्स में ज़्यादा होते हैं जो कि केज्ड होते हैं, ठीक है। मिसाल तौर पे एक गाय है जो कि कभी अपने उससे बाड़े से बाहर नहीं निकली, वो गाय और जो एक गाय जो फिरती टुरती रहती है, सारा दिन घास फूस खा के आती है और शाम में आप उसका दूध निचोड़ दें, तो देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस एक केज्ड एनिमल में और एक फ्री रेंज एनिमल में। तो इसकी बेसिस पे जो है ये हुई भी है। अच्छा, एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं। अब मैंने बात की कि A1 है, फिर A2 कैटेगरी भी है। A2 कैटेगरी वो है जो रेगिस्तानों के अंदर जो एनिमल चढ़ता है, वो जो हर्ब्स खाता है, उसके नतीजे में जो उसकी बॉडी में बेनिफिशियल कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि लिंक करते हैं, एंटी डिप्रेसेंट हैं और जो कि हमारी इन्फ्लेमेशंस को कम करते हैं और उनकी अपनी बॉडी की इन्फ्लेमेशंस को कम करते हैं। ऑब्वियसली आप ऐसा मील लेंगे जो कि इन्फ्लेम्ड है ऑलरेडी, मतलब एक ऐसी बॉडी को कंज्यूम करने जा रहे हैं आप जिसके अंदर इन्फ्लेमेशन भरी पड़ी है, और एक ऐसी बॉडी जिसके अंदर कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक ले मैन को भी समझ आती है। असल में बात ये है ना, एक्सेप्टेंस ज़रूरी है, हार्ट की प्योरिटी ज़रूरी है। आपको भाई, आप अपनी खालिस नीयत के साथ किसी बात को समझने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला आपको समझा देगा। नहीं समझने की कोशिश करेंगे तो आप PhD कर लें, पोस्ट डॉक कर लें, 10 फेलोशिप्स कर लें, आपको नहीं समझ आएगी। और यकीन करें कि हमने ऐसे लोगों को ट्रेन भी किया है जो PhD न्यूट्रिशन में, सही है, उन्होंने न्यूट्रिशन में PhD की है, उन्होंने न्यूट्रिशन में पोस्ट डॉक और फेलोशिप की है, उनके वेट गेन, वेट लॉस के मसले वो हमारे पास आके सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। तो ये वो बात है कि यार, आप जब तक प्रैक्टिकली कुछ नहीं करते और प्योरिटी ऑफ हार्ट नहीं है, इंटेंशंस आपकी क्लियर नहीं है, तो आप जो मर्ज़ी कर लें, आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अब्दुल्ला भाई ने जो लास्ट में बात किया ना, बात पते की और बात सच्ची है, खरी बात है। इट्स नॉट लाइक नॉर्मल थिंग कि आप जो है वो सिर्फ ले मैन को नहीं सिखा रहे। मतलब आप विजडम देखें तो उन लोगों का जिनके पास डिग्रीज हैं, क्वालिफिकेशन हैं, उन तक भी विजडम नहीं पहुंचा हुआ। और जैन भाई भी इस चीज़ के गवाह हैं कि इन्होंने भी बड़े बड़े न्यूट्रिशनिस्ट का वेट लॉस करवाया हुआ है। अच्छा, बैक टू द गेम। 2-4 पूछूंगा, बस इसको क्लोज करते हैं। पनीर हेल्दी है, ठीक है। होल व्हीट नूडल्स प्रोसेसिंग भी आ गया, थोड़ा सा टच आपने। अब आपने जवाब नहीं देना। अब वो इसी से लिंक आ रहे हैं, होल व्हीट टोर्टिला रैप्स, हाँ, तो वो भी ऐसे ही हैं। वो मिक्स है, देखें, अब उसकी ऑथेंटिसिटी जो है ना, चेक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक बंदा क्लेम कर रहा है कि नूडल्स हैं और होल व्हीट हैं, तो पहले तो ये देखना चाहिए कि वाकई वो होल व्हीट हैं भी कि नहीं है। लेकिन प्राइमरी बात फिर वही रहेगी, वो है अल्ट्रा प्रोसेस्ड, तो वो ज़्यादा ये वाला हाथ ऊपर खड़ा होगा और ये वाला नीचे, बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है। ये इनका वो डांस स्टेप बन गया। अच्छा, जैन भाई से पूछते हैं हनी। इन्होंने काफ़ी जवाब दिए ना, हनी हेल्दी है। वही बात आ गई। हाँ, और डिपेंड करता है कि आप असली वाला हनी ले रहे हैं या फिर आप वो जो आजकल ग्लूकोज और चीनी को मिक्स करके हनी बनाया जा रहा है, वो वाला हनी ले रहे हैं। तो क्योंकि उसके अंदर वो टेक्सचर आएगा, वो फ्लेवर आएगा, सब कुछ आएगा जो दूसरे के अंदर है। तो इस चीज़ के ऊपर ही बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप हनी जो ले रहे हैं वो क्या है। इवन एक बड़े मज़े की बात है, एट द एंड एक स्टेटमेंट आई वॉज रीडिंग, व्हेन आई बिकम वीक इवन इलनेस बिकम वेलनेस। तो हम बेसिकली यहाँ पे वेलनेस को प्रमोट करने के लिए बैठे हैं। तो व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वेलनेस, तो उसमें सब कुछ ही आ जाता है। हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे, कैलोरी डेफिसिट की बात कर रहे थे, तो एवरीथिंग इज लिंक्ड। इट्स अबाउट योर न्यूट्रिशन, इट्स अबाउट योर फिजिकल एक्टिविटी, इट्स अबाउट योर मेंटल हेल्थ, इट्स अबाउट योर ऑक्यूपेशनल हेल्थ। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी फिर आ जाती हैं। अच्छा, इसमें हमें सबसे बड़ी खुशी होती है जब हमारे पास पेशेंट हेल्थ केयर का आता है, डॉक्टर होता है, हॉस्पिटल का होता है, या फिटनेस इंडस्ट्री का होता है खुद, और न्यूट्रिशनिस्ट होता है। हमें सबसे ज़्यादा खुशी उनकी हेल्थ को अच्छा करने में होता है कि हमारा हेल्थ सेक्टर, हॉस्पिटल सेक्टर बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है, उनकी अपनी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसकी रीज़न्स हैं, कुछ वैलिड हैं, कुछ नहीं भी हैं।
लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादातर नहीं है। इंसान को करना ही एक्सक्यूज़ करना चाहिए खुद। तो अपना हेल्थ सेक्टर ही बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो हमें सबसे ज़्यादा खुशी भी उसी पे होती है। तो मैं आप लोगों के लिए ये एक एंड पे छोड़ता हुआ जा रहा हूँ। एक आप ऐसे समझ सकते हैं नेक्स्ट एपिसोड के लिए क्वेश्चन के नेक्स्ट टॉपिक हमारा किसके ऊपर होने जा रहा है। तो काइंडली कमेंट्स में लिख के मेंशन करें, बताएं। आज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें हुई हैं और मेरे ख्याल से अब तक की हमारी सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, जिसके अंदर हमने डिफरेंट चीज़ों को और डिफरेंट फूड आइटम्स को किया, और वो हम इस एक पॉडकास्ट के अंदर या इस एक एपिसोड के अंदर कवर नहीं कर सकते। स्टिल वी हैव सो मेनी थिंग्स टू डिस्कस टू टेल यू, बट हम टाइम की वजह से इस चीज़ को आगे कवर नहीं कर सकते। तो हम इसको कंक्लूड करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।